अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं जहांगीर साहब जो कि गोट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न तरीके से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि इनकी गोट फार्मिंग बहुत कामयाब जा रही है। अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें वीडियो बनाने वाले भी और वीडियो में आकर जो बोलने वाले फार्मर हजरात होते हैं वो यही बात करते हैं कि ये पैगंबरों का पेशा रहा है, इसमें ज़रूर आइए बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। लेकिन जितने लोगों को हमने देखा है वो गोट फार्मिंग करते हैं, उल्टा वो कामयाब होने के वो नुकसान में ही जाते हैं। बाद में वो किसी को ब्लेम भी नहीं दे सकते, किसी को कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने ये माइंडसेट रख के इस कारोबार को शुरू किया था कि ये पैगंबरों का पेशा रहा है। इनसे जानते हैं कि ये क्यों कामयाब हैं, इनके गोट फार्मिंग में कौन से तरीकाकार हैं जो उन्होंने अपनाए और आज कामयाब गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तमाम असलियत, तमाम हकायक इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आपने पूरा देखना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जहांगीर साहब, बहुत सी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, लोगों ने भी देखी हैं। गोट फार्मिंग जो भी करता है ना, मोस्टली 100 में से 80% लोग नाकाम होते हैं और ज्यादातर लोग यही माइंडसेट लेके आते हैं, जी पैगंबरों का पेशा रहा है, वो इस खुशफहमी में रहते हैं हम भी कामयाब होंगे, हम भी ये कारोबार करेंगे तो बहुत अच्छा ये कारोबार रहेगा। क्या गोट फार्मिंग को एज अ कारोबार करना ठीक है? पहले तो ये देखें कि अगर एक चोर है ना, जी, जो चोरी भी करता है मजबूरी की वजह से, सही, वो पकड़ा जाएगा। जो ठीक है। शौक से करता है ना, वो एक अच्छा चोर बनेगा और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इट मीन्स के आप जो भी काम करें वो काम करें जो कि आपके दिल को अच्छा लगे। ठीक है जी, शौक से जो काम करना चाहते हैं आप वो काम करें, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिटेबल होगा। दूसरा, थोड़ा सा आपने इस्लामिक बात की है बीच में कि ये पैगंबरों का शवारा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इस बात को हम इस बात के साथ जोड़ें तो मेरा ख्याल है कि ये भी बात गलत नहीं होगी कि वो जो पैगंबर थे हमारे, जिन्होंने भी जितने भी पैगंबर हैं उन्होंने बकरियां रखी हैं और उनका ये शेवा रहा हुआ है। वो दुनिया के ऊपर जो है वो पैसा कमाने तो नहीं आए थे, वो गुजारा बिल्कुल, करने आए थे। बिल्कुल, इस बात को भी हम रद्द नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, बहुत ठीक अच्छी है जी, बात की। ये बिल्कुल भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसको आप आज करेंगे और कल या एक माह के बाद आप अपना लेजर खोल के चेक करेंगे जी हमें क्या बचा है और क्या हमने बचा, क्या क्या खोया खोया? क्या पाया। तो ये ऐसा बिजनेस नहीं है। हाँ, आप अगर कह लें कि 1 साल की अगर आप कॉस्ट निकालेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बच सकता है। जैसे कि मैं कह लें कि अपने कुर्बानी के जानवर अपने जानवरों में से निकाल लेता हूँ। कुछ बच्चे मैं सेल कर देता हूँ, कुछ मैं बच्चे रख लेता हूँ। दूध जो है वो बकरियों का डेली बेस के ऊपर जो है वो हम घर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं और उनके बच्चों को भी पिला देते हैं। इवन इनके बच्चों के जो बाप हैं, ब्रीडर्स हैं जो, वो भी उनको दूध भी पी रहे पिला हैं? देते हैं। जी बिल्कुल। सही। तो इस मद में हम मतलब अगर कैलकुलेशन करें कि बच्चे भी हम सेल कर देते हैं हर 6 माह के बाद जो है, कोई 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे हम सेल कर देते हैं, कुछ हम रख लेते हैं। बीच में कुछ बकरियाँ होती हैं जो कि हम सेल कर देते हैं। तो इस तरह इसको हम मैनेज अगर करें तो पूरे 1 साल जो है ना वो उसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें कुछ बचता ही है। यानी आपकी बात का सादा सा मतलब ये है कि बकरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग जब भी शुरू करें तो कम से कम 1 साल उसको टाइम देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, 1 साल के बाद आपको कह लें कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि जी हमें क्या बचा है हमें। फौरन से नहीं। फ़ौरन से नहीं। और उससे पहले भी एक बात है, वो भी है। वो ये है कि उससे पहले भी आपको 1 साल सीखने के लिए चाहिए। मतलब मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 साल या इससे प्लस टाइम हो चुका है मुझे। और मैं कह सकता हूँ आज जाके मैं ये कह सकता हूँ कि जी नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन पे मैं खड़ा हूँ मैं 2 इस ढाई वक़्त। साल के बाद? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहले भी मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर जो है वो कहा है, लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं वो आते हैं तो वो अपना थंबनेल्स वगैरह जो है वो इस तरह का बना देते हैं कि जी वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है और वो बकरियां जा रही हैं, जैसे बकरियों ने टाइयां लगाई हैं और वो ऑफिस में जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कंडीशन पे इस टाइम पे मैं हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। मतलब बकरियां मेरा कुछ भी 1 रुपया भी नहीं खा रही। हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ मुझे दे रही हैं, कुछ ना कुछ क्यों, मैं बल्कि कहता हूँ कि वो उनका जो दूध है ना वो मेरी उनकी तरफ से फ्री मुझे मिल रहा है। सही। अच्छा जहांगीर साहब, बहुत से लोग जब बकरी फार्मिंग शुरू करते हैं उनको यही नहीं पता होता कि बकरी कब तक बच्चे देती रहती है, कब जवान होती है। ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। और अक्सर ना मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा है, बहुत से व्यापारियों को भी देखा है कि वो दांत बकरी के चेक करते हैं। शहर में रहने वालों को लोगों को तो मेरे ख्याल से पता ही नहीं होगा बकरी के दांत क्यों चेक किए जाते हैं, कब वो गब्बन होने के लायक है, कब वो दूध देने के लायक है, कब वो बूढ़ी हो गई है। इस पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें इसको। देखिए जी, दांत से हम एज का जो है ना वो तयन करते हैं। देसी तरीका ये? देसी तरीका है ये। हुँ। और है भी ये ठीक तरीका है ये वाला कि दोंदी हो गई है तो वो दोंदी जो है वो तकरीबन 12-14 माह का जो जानवर होता है वो दोंद का दांत निकालता है। 12-14 2 दांत हो गए उसके। 2 दांत हो गए। आगे वो कह लें कि 20 से 22 माह का जब हो जाता तो वो उसके 4 दांत पे आ जाता है ये उसके। फ्रंट वाले जो होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह हम मतलब दांतों से उसकी एज जो है ना वो कंफर्म कर लेते हैं। वो जैसे कह लें कि अगर कोई हमें सच ना बताए, अगर फर्ज करें हम मुझसे बकरी खरीद रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ ये 4 दांत है और ये 22 माह की है, हो वो कह लें कि 26 माह की, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हम एक आइडिया हम लगा लेते हैं कि ये इसकी एज ये होगी। सही। 4 दांत पे कह लेंगे इंटरनेशनली जो है ना वो तो लोग 6 दांत के ऊपर क्रॉस करवाते हैं ताकि जब वो 8 दांत पे जाए तो वो फुल जवान हो।
यानी 6 दांत पे शुरू होती है और 8 दांत पे पूरी वो बकरी बनती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब क्योंकि वो अगर 6 दांत पे वो क्रॉस करवाते हैं, सही। जब वो डिलीवर करेगी तो वो फुल जवान होगी, मतलब उसके 8 दांत पूरे हो चुके हैं। हम्म। वो कुर्बानी वाले बकरे खरीद के ना कि दोंद दोंद दोंद, तो हमें लगता है कि जी दोंद हो गया तो ये अब जो है वो जवान हो गया, 8 दांत हो गया तो ये बूढ़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर वो दोंद के दांत उसने निकाले हैं तो इट मीन्स के वो उसकी टीनेज स्टार्ट हो गई है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद आगे वो चोग में आ जाता है तो मतलब इट मीन्स के उसकी टीनेज खत्म हो गई है। सही। ठीक है जी। वो आगे कह लें कि 90-20 वगैरह में वो आ जाता है वो। सही। तो अगर मैं अगर इस बात से जोड़ूं कि बकरी अगर क्रॉस करानी है या बकरा अपने आपने किस एज के अंदर जो है वो आपने क्रॉसिंग में छोड़ना है, तो उसका बड़ा सिंपल सा हल है। वो ये है कि अगर 16 साल की बच्ची या कह लें कि इससे भी कम एज की बच्ची की अगर आप शादी कर देते हैं और एक 20-22 साल या 25-26 साल की बच्ची की शादी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जो है वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेगी, जिसमें मेच्योरिटी होगी? जिसमें मैच्योरिटी होगी, जिसने ठीक है जी। ज्यादा वक्त दुनियादारी में गुजारा मेच्योरिटी जो है वो एज से आती है। होगा। बिल्कुल। ठीक है जी। तो अगर वो कह लें कि 6 दांत के ऊपर आप क्रॉस करवाते हैं, अगर क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, हम ये करते हैं कि हम 4 दांत पे क्रॉस करवा देते हैं और 6 दांत पे उससे डिलीवर करवा लेते हैं। सही। मतलब 6 दांत तक वो डिलीवर कर देती है। सही। उससे ये होता है कि वो जो एक पट तैयार होती है, क्योंकि 2.5 साल का मतलब एक हम्म। पीरियड होता है, उसके ऊपर वो जितने भी उसके डेली के एक्सपेंसेस हैं, वो फिर जो जानवर है ना वो बहुत महंगा हो जाता है शहरों के। गाँव में शायद सस्ता भी हो जाता है, क्योंकि वो उनका कह लें कि चराई के ऊपर होते हैं जानवर मोस्टली, क्योंकि हमारा स्टॉल फीडिंग के ऊपर है। हमने तो कह लें कि एक दिन की हमने काउंटिंग करनी होती है कि हमारा एक दिन की हमारी एवरेज हमें पता है कि क्या एवरेज आ रही है एक जानवर के ऊपर। तो इस तरह चीज़ें होती हैं। तो बेस्ट टाइम जो है ना वो मेरे ख्याल से तो वो यही है कि बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि 6 दांत पे क्रॉस कराया जाए, 8 दांत पे उससे डिलीवर किया जाए। अच्छा, गोट फार्मिंग अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको कैसा लेते हैं, और अगर शुरू करना है तो कहाँ से और कौन सी नस्ल की बकरी से शुरू करना चाहिए? नस्ल कोई भी हो, जो भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन लेकिन उसमें कुछ टैडी भी आ जाती हैं, जी बिल्कुल लेकिन ऐसे उनमें गोश्त की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसे अगर इसने प्रॉपर किसी ने कल पहले तो जारी सी बात आपने बताया कि 1 साल 1.5 साल तो आपको मार खानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। सही। उसके बाद जाके वो कौन सी नस्ल उसको टारगेट करे। आपने कौन सी नस्ल की बकरियां पाली हुई हैं इसमें? देखिए, जो सीखने वाली बात है ना, वो तो आप जब तक फार्मिंग करेंगे ना तब तक सीखते आपको रहेंगे। सीखते रहेंगे। फार्मिंग जो है ना वो 2 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है, मेरा ये मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग। पेशेंस, सब्र, तहम्मुल और दूसरा मैनेजमेंट। सही। जिसके पास ये 2 चीज़ें हैं ना वो एक अच्छा फार्मर बन सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से। ठीक है। क्योंकि आपको डेली बेस के ऊपर जो है वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारा जो पानी वाला टब है वो धूप में चला गया, सही। ताकि पानी ठंडा ना रहे। पानी ठंडा ना हो। गर्मी आएंगी तो हम कोशिश करेंगे इसको किसी साए वाली जगह के अंदर रख दें। तो ये सीखने वाली चीज़ है। ये सीखने वाली चीजें। हमने किस टाइम पे हमने जानवरों का अंदर हमने करना है, किस टाइम पे सर्दी शुरू हो जाती है, ये अभी स्टार्ट के दिन है, तो हमारी कोशिश होती है कि ये मगरिब की अजान से पहले पहले अंदर चले जाएं। क्योंकि ये जो दिन है ना, इन दिनों में अगर हम जानवरों की थोड़ी सी कह लें कि टेक केयर अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। बिल्कुल। इंसानों में भी कह लें कि वो मसले मसाइल आते हैं, सही बात है। तो इनमें भी आते हैं। तो ये जो दिन है ना, इसमें इनको संभाल लेंगे तो आगे जब शदीद सर्दी होती है फिर उसमें इतना मसला नहीं होता। इंसान ने तो बोल के बता देना, इसने तो बिल्कुल बोलना भी ऐसे ही नहीं है। सही बात है। तो ये बात है सीखने वाली। तो सही। 1 साल तो आपका वो हो गया कि जिसमें आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि इसको देना क्या है, इसको कब क्रॉस करवाना है, इससे कब क्रॉसिंग करवानी चाहिए आपको, किस सीजन के अंदर, कब इसके बच्चे आएंगे और इनसे डिलीवरी कैसे लेनी है। सही। क्रॉस करवाना जानवर कोई बहादुरी नहीं है, बकरी से बच्चे लेना जो है ना असल काम वो है। जब वो गब्बन हो जाए फिर हाँ जी। मुसीबत पड़ती तो है। वो जब 1 साल आपके पास 2 फीमेल रह जाती है ना, या 1-2 फीमेल, मैं अक्सर अपने मुझसे जो भी बंदा पूछता है मैं उसको कहता हूँ कि यार 1 साल के लिए ना 1-2 जानवर रखो, उसकी डिलीवरीज वगैरह लो, उसके प्रोटोकॉल्स पूरे हो जाएंगे, बच्चे संभालने आ जाएंगे, फिर उसके बाद अगर आपकी सकस 100 जानवर की तो आप 100 भी रख लें। सही। अच्छा जहांगीर साहब, बकरी जो गब्बन हो जाती है जब, उसकी क्या क्या एहतियात है, क्या करनी चाहिए? क्या उसको उसी रेवड़ के अंदर ही छोड़ देना चाहिए? अगर किसी ने 50 बकरियां 10 बकरियां, ब्रीडर बकरे भी साथ ही छोड़ के, इनके लिए आपने पार्टीशन मैंने देखा की हुई है, बकरियां आपने अलहदा रखी हैं, बकरे अलहदा रखे हुए हैं, थोड़ा सा ये तो समझाइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखिए, जो एहतियाती तदबीर हैं वो होते हैं क्रॉसिंग करवाने से पहले। असल जो है वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी डिवर्मिंग करनी है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवर्मिंग कर लें, उसके बाद जो है वो उसको आप क्रॉस करवाएं। उसके क्रॉस करवाने से पहले आप उसके खोर वगैरह, उसके पाँव वगैरह सीधे कर लें, वो बना लें। उसके बाद आपने फिर उसको छेड़ना नहीं 5 माह के लिए, क्योंकि ना तो आप उसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं, ना आप उसके पाँव को छेड़ सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अब लोड आ गया और बच्चे हैं अंदर, वो कुछ भी गड़बड़ा सकते हैं मामला जो है। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो उसको ये काम क्रॉसिंग से पहले करें। ठीक है। जब वो डिलीवर हो जाए फिर उसके बाद दूसरे मामला तो आ जाते हैं। ठीक है। अब इससे डिलीवरी ले लिया, इसको मतलब कौन से प्रोटोकॉल्स इसके पूरे करने हैं, क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए हमें। सही। ठीक है जी।
पार्टीशन बहुत ज़रूरी है। मतलब हमने बकरे अगर अलग रखे हुए हैं तो उसके पीछे वजह ये है कि हमने क्रॉसिंग जो है वो करवानी होती है सीज़न के हिसाब से। मतलब अच्छा। ये अभी हमारा जो क्रॉसिंग का सीज़न है ना वो ख़त्म हो गया है। 11वां जैसे ही नवंबर जो है वो स्टार्ट हुआ है, हमने अपना बकरा जो है वो बंद कर दिया, अलहदा कर दिया बकरियों से। अब जो बकरियां गबन हो गई हैं ना, वो हमें मार्च में के एंड पे या कह लें कि मतलब मिड में जो है ना वो हमारे पास डिलीवरीज इनकी आ जाएंगी। सही। और उन दिनों में शदीद गर्मी से पहले पहले मौसम बड़ा अच्छा होता है और बच्चे जो है वो संभालने बड़े आसान हो जाते हैं। शदीद गर्मी आने से पहले बच्चे जो हैं वो 2 माह 3 माह के बच्चे हो जाते हैं, तो वो मौसम की जो शिद्दत है ना उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक। इसी तरह हम कह लें कि अप्रैल में हम क्रॉस करवाते हैं और हमें इन दिनों में डिलीवरीज जो है वो करके अपना सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है वो हमें डिलीवरीज हमें मिल जाती है। ठीक है। बकरियां मरती बहुत ज्यादा, जो भी काम शुरू करता है या नहीं करता। मैंने भी बड़ी दफा सुना है, मैंने एक अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे बकरियों का बड़ा शौक है, कजले जानवरों का बड़ा शौक है, मैं बकरियों का काम करना चाहता हूँ। उसने बोला तुम्हें इतना पता है कि बकरी का भैंस जितना खर्चा है कि बकरी का, और इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, इसमें कितनी को हकीकत है सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन मेरे पास भी ना कह लें कि स्टार्ट में मेरे पास जानवर को 15-16 जानवर एक्सपायर हुए हैं और इस तरह से हुए हैं कि एक को अगर फर्ज करें फेंक के आए हैं ना, तो मैंने उसको सेल नहीं किया। हालांकि मेरे पास कसाई मौजूद होते थे, वो कहते थे हमें दे दे, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा इंजेक्शन हम लगा चुके होते थे कि वो अब खाने वाला गोश्त उनके काबिल नहीं है। वो मैं समझता कि ये इंसानियत के साथ ना एक जुल्म है, तो मैंने उनको सेल नहीं किया। स्टीरॉइड्स और ये जी बिल्कुल ऐसे ही एंटीबायोटिक है। खून में रच उनके गई ऊपर हुई है। लिखा होता है 3-4 दिन के लिए इनका गोश्त और जो है वो दूध इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो वो मैं सेल तो नहीं किया, लेकिन एक्सपायर हुए मेरे जानवर। वो मेरी लाइल्मी थी, इल्म नहीं था मुझे कोई इतना। अभी भी मतलब कह लें कि यही सिखा रही है मुझे, बकरी ही सिखाती है। बकरी को बस आप ऑब्जर्व करें कि इसको चाहिए क्या, तो वो आपको बता देगी। मुंह से तो नहीं बताएगी, लेकिन अपने उसके कह हाँ लाइफस्टाइल में जो चेंजिंग आती है पता चल बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आ जाएगी कि उसको ये चीज़ चाहिए, वो ये चीज़ मांग रही है। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको कह लें कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जानवर इस तरह से मेरे एक्सपायर हुए हैं कि एक फेंक के आए तो दूसरा फिर से एक्सपायर हो गया और उसको भी फेंक गया, इस तरह हुआ। तो वो ये था कि मैं सब्ज़ चारा जो है वो मोस्टली इस्तेमाल करता था, रवायती वही जो सब लोग डाल रहे होते हैं। मतलब बरसीम आ गई है तो बरसीम का सीजन तो बरसीम डाल दिया, ज्वार आ गई है तो ज्वार डाल दिया, मकई आ गई है तो मक्की डाल दिया। बस वो इस तरह चल रहा है। जो गाय भैंसे खा रही थी, मेरी कोशिश थी वही वो भी खा ले। तो उससे काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं वो मेरे गले के ख़राब हुए थे। मैं भी एक टाइम पे इस कंडीशन पे आ चुका था कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ। फिर मैंने सोचा यार इतना खर्चा कर लिया, इतना टाइम भी स्पेंड किया है, जानवर अभी भी मेरे पास कह लें क्योंकि 20-25 उस टाइम पे मेरे पास थे अभी जो बच गए थे। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी सी ना खुराक के ऊपर जो है ना वो करें, थोड़ी सी रिसर्च करें। रिसर्च जब की तो करते करते पाकिस्तानी वीडियोस देखी मैंने, पहले तो कह लें कि कुछ यूरोप की वीडियोस देखी। तो तब उधर से मुझे पता चला कि टीएमआर क्या चीज़ है। वो भी मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की कह लें कि इंटरनेट पे सर्च किया कि पाकिस्तान में टीएमआर है, तो वो ऑलरेडी था। ये 2000 में आपको 20 की बात बता रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट। अगर आप भी रवायती तरीके में रहते, आप भी माइंड का इस्तेमाल ना करते, टीएमआर आज आपको भी नहीं पता ना था क्या है। नहीं था पता होना, ऐसे ही है। शायद यही वजह है हमारे किसानों में, हमारे फार्मर में, कि वो रवायत से हटते ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। अब जैसे वो देसी तरीके ही अपनाए हुए हैं पुराने, वो चाहते ही नहीं है कि हम प्रैक्टिकली कुछ करके देखें, कुछ तजर्बा करें, कोई मॉडर्न तरीके की तरफ जाएं। शायद यही वजह है हमारा किसान आज भी कर्जे के नीचे ही। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए ना, मुझे याद है मेरे दादा अबू जो है वो अपने जानवरों को शुरू से हमारे घर पे जानवर जो हैं वो रहे हैं, तो वो अपने जानवरों को बरसीम वगैरह और वो चीज़ें डाल रहे थे। शायद उनके जो दादा अबू होंगे वो भी यही डाल वो भी रहे ये नहीं, सही बात है। मैं कुर्बानी पे हम जानवर लेते हैं ना, यकीन कीजिए मेरे वालिद साहब जब भी कोई जानवर कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, स्टाला ही देखा है उनको डालते हुए। देखिए ये ना ब्रोजर है, ये ग्रेजर नहीं है। ये थोड़ा एक्सप्लेन, ब्रोजर ग्रेजर क्या है जी? ब्रोजर जो पत्ते खाने वाले होते हैं, ठीक है, और उनको हम ग्रेजर? ब्रोजर कहते हैं। ग्रेजर जो चराई वाले होते हैं जानवर। हम ठीक, जब ये ग्रेजर है, ये ब्रोजर है, ये पत्ते खाने वाले ये जानवर। पत्ते खाने और वो जो दूसरे छतरे होते हैं वो ग्रेजर है, वो चराई वाले हैं। जी। वो ग्रेजर कैटेगरी में आते हैं, ये ब्रोजर में आते हैं। हम्म। जब हम सुनते हैं कि जी वो साहिवाल या बुरा व्याड़ी या इस तरह ये वाली जो हाँ साइड है हमारी, कह लें कि जनूबी पंजाब जो है सही। वो जी क्या आप जानवरों को क्या डालते हैं, हमारे जानवर जी चराई के ऊपर है। हम्म। हमारे ना यहाँ पे सियालकोट के अंदर यहाँ कह लें कि ये वाला जो पंजाब का एरिया है ना, मतलब गुजरावाला अपना दस्का, इस्लामाबाद, सियालकोट, दस्का, इस्लामाबाद, सियालकोट, हाँ ये जी। वाला जो एरिया है इसके दिमाग में एकदम आएगा कि जी वो एक पैली है, एक खेत है, उसके बनने के ऊपर जो है ना वो जो उन्होंने बनाया था एक पार्टीशन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके ऊपर जो घास लगी है ना बकरी वो चराई है, हालांकि वो दरख्तों की चराई करा रहे थे। दस्तों की चराई करा रहे थे। तो ये फर्क है थोड़ा सा, हमें थोड़ा पहले समझना चाहिए हमें कि ये जानवर किस कैटेगरी में आता है। ये मांगता क्या है खाने को? ये मांगता क्या खाने को? पत्ते जितने मर्जी खिलाए आपको, इसको कुछ अच्छा सर, व्हाट इज टीएमआर? टीएमआर क्या, भला क्या है? टीएमआर जी टोटल मिक्स राशन है। टीएमआर, टी से टोटल, एम से मिक्स, आर से राशन, जिसके अंदर कह लें कि लूसन भी है और अजनास भी है। ठीक। मतलब अगर एक बकरी जो है मेरी 2 किलो की एवरेज आ रही है इस टाइम पे,
तो उसके साथ मुझे कुछ भी और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 किलो सुबह डाल देता हूँ टीएमआर, 1 किलो शाम को डाल देता हूँ। इनको मतलब कह लें कि इनको और थोड़ा, क्योंकि पंजाबी है ना, तो वो जब इनकी बखियां बाहर नहीं आती ना, पेट बाहर नहीं आएगा, हमें तसल्ली नहीं होती। तो उसके लिए मैंने इनको ड्राई लूसन जो है वो साथ में दिया हुआ है, और वो भी खुश्क है, खुश्क के ऊपर जानवर। अच्छा जहांगीर साहब, आखिरी 1-2 सवाल रह गए हैं, उसमें सबसे मेन सवाल ये है कि बकरी फार्मिंग जब कोई करता है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें भैंसों को अगर देखें तो वो साइलेज लोग देते हैं, बकरियों को साइलेज दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो किस तरह से? अगर नहीं दे सकते तो फिर कौन सी खुराक इनके लिए बेस्ट है जिससे जानवर कम बीमार होगा और ज्यादा सेहतमंद होगा? साइलेज जो है ना वो इन जानवरों के लिए नहीं बना हुआ, बकरियों के लिए नहीं, बकरियों के लिए नहीं है, वो है गाय भैंसों के लिए, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है, इसलिए वो इनके लिए ठीक नहीं है। मॉइस्चर जो है वो इनके पेट में जाके गड़बड़ करता है। इनको जितना खुश खुराक के ऊपर रखेंगे ना उतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे ये जानवर। ये क्योंकि ब्रोजर हैं तो इसलिए इनको खुश खुराक जो है वो दें, पत्ते दें, अब जितना मर्जी हरे के नाम पे पत्ते दे दें, इसको कोई मसला नहीं आएगा। पत्ते में भी पानी कम होता है, पानी होता ही नहीं है ना, और उसकी जो डंडी होती है उसमें पानी होता है। सही, वो तो जितना उसको चाहिए उतना ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कोई मियाँ बीवी देख रहे हैं या कोई बच्चे देख रहे हैं, उनको शौक है काम करने का लेकिन उनको इसके बिजनेस का तरीकाकार का नहीं पता, तो क्या आप इस पे कहना पसंद करेंगे कि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कारोबार है ये? देखिए पता क्या है, जब हम देखते हैं ना वीडियोस, मैंने अब लोगों ने भी देखी होंगी काफ़ी सारी वीडियोस यूरोप के अंदर, अगर किसी लेडी ने कोई गोट फार्मिंग की हुई है तो वो उसके बारे में क्या करती है कि सबसे पहले वो तहकीक करती है कि इसको बीमारी कौन कौन सी आ सकती है, उसकी मेडिकेशन क्या होगी, इनको वैक्सीन कौन सी करवानी चाहिए, और इनको रखना कैसे, इनको खुराक कैसे देनी है। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम जानवर पहले ले आते हैं और बाद में हमें याद आता है, बाद में हमें याद आता है कि यार वो पानी वाला टब किधर है इनका, वो तो लाया ही नहीं है। वो पानी वाला टब जो है ना वो जानवर लाने के बाद आता है, हम लोग अक्सर दाबड़े में रख देते हैं, वो पाँव मारता नहीं। मैं खुद इसमें से गुजरा हुआ हूँ जनाब, मैं इसमें से मेरे साथ मैंने खुद ये किया हुआ। मैं अब देखिए, मैंने आपके साथ जितनी बातें कर रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सही, मैंने खुद ऐसे किया हुआ है। पहले जानवर आए थे, बाद में जनाब मैंने उनके पानी का बंदोबस्त, इंस्ट्रूमेंट बाद में आए सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले हमें उनके बारे में सीखना चाहिए कि इनको क्या क्या चीज़ें इनको रिक्वायर्ड हैं, इनके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिलीवरी कब लेनी चाहिए, खुराक क्या देनी चाहिए, इनकी वैक्सीनेशन कौन सी होती है। अच्छा, अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये सारी रिसर्च वो पहले कर लेते हैं, 2 बकरियां लेते हैं या 1 बकरी ले आते हैं, वो 1 या 2 बकरी कितना को प्रॉफिट दे सकती है अगर उसको बिजनेस के तौर पर वो इसको लेके चलें? देखिए 1-2 बकरी से आप बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब हल्का फुल्का वो कोई वो आप घर के दूध के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाएगी जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि कोई भी काम शौक से किया जाए तो वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। अल्लाह ताला नेक नीचती है और आपकी जो मेहनत है ना वो कभी जाया नहीं करता, सही, उसका सिला जरूर मिलता है आपको। सही। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 2.5 साल हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट, उससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है मुझे हो गया हो, लेकिन अब जाके मैं इस कंडीशन में पहुंच चुका हूँ कि मैं एज अ बिजनेस को चला सकते हैं। हाँ, मतलब एक पार्ट टाइम बिजनेस बन सकता है मेरा, लेकिन मैं इससे अपने घर का किचन नहीं चला सकता अभी इस वक्त। ये आपका पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है, लेकिन एक कह लें कि एक फुल टाइम बिजनेस जो है ना वो ये नहीं है। सही। दोस्तों इसी तरह देखें, जिस तरह मोटरसाइकिलों का काम है, कारों का है, रेफ्रिजरेशन का है, सुनियार का है, कोई भी अब जब कोई बंदा काम सीखता है ना 2-3 साल तो काम सीखने में लग जाते हैं, उसके बाद ही वो काम शुरू कर सकते हैं ना। इसी तरह ये जानवरों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा करें कि यूं जानवर आया और यूं पैसा आना शुरू हो गया, तो ऐसा किसी भी कारोबार में हरगिज नहीं होता। बहुत ही अच्छी बातें की है जी जहांगीर साहब ने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा समझाया है आप लोगों को। उम्मीद है आपको काफी इन्फॉर्मेशन इनकी बातों से मिली होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।